नाज़रीन आदाब, मैं रिदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आए अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ अखबार ही नहीं बल्कि आज की जो खास न्यूज़ हैं जो इस वक्त टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी हुई हैं उनके बारे में तफसील से बात करेंगे। आज हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीआरएस ने ईसी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने मांग उठाई है कि कार जैसे दिखने वाले चिन्हों को, दूसरे प्रतीकों को उन्होंने हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह से लोग जो है भ्रमित हो सकते हैं और हमारा वोट बैंक कहीं ना कहीं जा सकता है। वहीं पर बात करते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ कितने केस अभी तक दर्ज हुए हैं और कितने का फैसला आया है और उनको कल इन सारी चीज़ों में कुछ फैसलों में उनको जमानत भी मिल गई है। वहीं पर बात करते हैं कि बिहार में ओवैसी की पार्टी से नहीं होगा गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी नेतृत्व का बड़ा फैसला आया है। इन सारे टॉपिक्स पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बीआरएस पार्टी के नेता बोयनपल्ली विनोद कुमार और सोमा भारत कुमार ने राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात की है। उन्होंने चुनाव आयोग से फ्री चुनाव चिन्ह की लिस्ट से कुछ उनकी पार्टी से मिलते जुलते चुनाव चिन्ह हटाने की मांग की है। उन्होंने ये मांग इसलिए की है क्योंकि वो बीआरएस पार्टी के चुनाव चिन्ह कार के जैसे दिखते हैं। देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 2023 का जो चुनाव हुआ था, उन्होंने जो अपनी बात की उसमें कहा गया है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कार जैसे प्रतीकों, जैसे चपाती रोल हो गया या फिर कैमरा हो गया, जहाज़ हो गया, इनसे बीआरएस को होने वाले चुनावी नुकसान के बारे में बात की गई। चुनाव आयोग को, राज्य चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा गया है और उसमें कहा गया है कि हम बीआरएस तेलंगाना में एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल चुनावों के दौरान एक ऐसे चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग के संबंध में एक रिप्रेजेंटेशन पेश करते हैं। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह कार है। पिछले 20 सालों से हमारा ये चुनाव चिन्ह है। 2 जून 2014 को तेलंगाना के गठन के बाद से तेलंगाना राज्य में 2 बार सरकार बन चुकी है। समय के साथ हमारी पार्टी ने वोटर्स के लिए किए गए वादों को भी पूरा कर लोगों का विश्वास हासिल किया है। हालांकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी की जनरल बॉडी ने इसका नाम बदलकर बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति करने का निर्णय लिया। इसलिए हमने चुनाव आयोग से अपने रिकॉर्ड में टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने की अपील की है। पत्र में यह भी कहा गया कि पार्टी ने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ना चाहती थी। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप देखिए कहीं कहीं पार्टीज जो हैं बिल्कुल मिली जुली नाम वाली होती हैं। उसके बाद फिर चुनाव चिन्ह भी इस तरह के होते हैं कि कुछ ये नहीं मैं कहूँगा सारे वोटर्स, लेकिन कुछ वोटर्स को पता भी नहीं होता है। जब जो है क्या बोलते हैं मतपेटी में वोट डाले जाते थे, उसमें बहुत सारे वोट रिजेक्ट हो जाते थे। उसका रीज़न ये था कि लोगों को ये नहीं पता था कि वोट हमें किस तरह लगाना है। कोई ऊपर ही ठप्पा मार के आ जाते थे, कोई कुछ करते थे। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं तो उसमें भी लोग कंफ्यूज रहते हैं। इतनी सारी लाइनें रहती हैं, इतने सारे बटन्स रहते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि इसको हमें वोट देना है। अगर उससे मिलता जुलता कोई चुनाव चिन्ह नज़र आ जाता तो उससे दबा देते हैं। और जाहिर सी बात है जो पार्टी बड़ी पार्टी होती है राज्य की, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी के मद्देनज़र ये कहा गया है कि इस तरह के जो भी चुनाव चिन्ह हैं उनको जो है पार्टी सिंबल जो हैं उनको चेंज करा जाए। और इस तरह की जो पार्टी सिंबल्स होते हैं इससे नो डाउट जो है पार्टी का नुकसान होता है, जो बड़ी पार्टी होती है। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि बीआरएस ने जो अपना चुनाव चिन्ह के बारे में कहा है, तो ये भी कहा गया है कि शायद इस बार कुछ ऐसी पार्टीज थी जो बोला गया कि डमी कैंडिडेट खड़े किए गए थे और उनको चुनाव चिन्ह ऐसा दिया गया था जिससे बीआरएस को नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह से हम बात करें बीआरएस को नुकसान होने की, तो बीआरएस ने इस बार आप देखिए कि लोकसभा चुनाव की एक भी सीट नहीं जीती है। लोकसभा में उनका एक भी एमपी नहीं है। तो अगर वहाँ पे आपका नुकसान हुआ तो यहाँ पे आपका नुकसान कैसे हो गया फिर? क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव में नुकसान हो सकता है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो वहाँ पे बहुत ही चुन चुन के कैंडिडेट सामने आते हैं। और वहाँ पे अगर इस तरह का ऐसा नुकसान हो रहा है जो आप बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपने उस तरह से प्रिपरेशन नहीं की है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि हाँ नुकसान तो होता है नो डाउट, लेकिन ये सारे नुकसान जो हैं वो जिस तरह से लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं,
या फिर विधानसभा चुनाव होता है, इसमें ज़्यादा होता है। लोकसभा चुनाव में नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं। जिस तरह हम बात करें कांग्रेस, बीजेपी, यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात की जाए तो है BRS। अब यहाँ की अगर हिसाब से देखा जाए तो BRS सबसे बड़ी पार्टी है। इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। BRS 2014 से जो है यहाँ पे सत्ता में थी। 2023 में जब चुनाव हुआ है तो उनको जो है हार मिली कांग्रेस पार्टी से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने अपनी पार्टी का नाम बदला। नाम बदलने से भी बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। या तो आप पुराने नाम से चुनाव लड़ते, ये भी कहा गया है, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि चुनाव जो पार्टी का नाम बदला था उससे नुकसानात हुए पार्टी को। लेकिन अगर देखा जाए तो ये भी है कि इस चुनाव में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें नज़र आ रही थी 2023 के विधानसभा चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है तो उसमें शहर और जो ग्रामीण एरिया हैं वो बनाम चल रहा था, शहर बनाम ग्रामीण एरिया। क्योंकि आपने वहाँ पे उतना डेवलपमेंट नहीं किया, आपने शहर में पूरा डेवलपमेंट किया। आप देखिए हाईटेक सिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। जब आप हाईटेक सिटी में जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप हिंदुस्तान के किसी ऐसे राज्य में हैं। जी। तो जब आप सारा फोकस अपने शहर पे करेंगे, और करना भी चाहिए क्योंकि आप IT हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका 20% भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देना चाहिए। और फिर जिस हिसाब से हमने देखा कैंपेनिंग में भी उतना ख़ास कोई वो नहीं रहा। जिस तरह हम अभी देख रहे हैं, अगर बात करें हाल चुनाव की, तो जिस तरह आम आदमी पार्टी का था कि आम आदमी पार्टी भी इतने टाइम से सत्ता में थी, लेकिन आखिर में आते आते उनको ये लगा कि अब तो जनता हमें ही वोट देगी, उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो आप चाहे 10 साल सत्ता में रहें, 15 साल सत्ता में रहें, आपको इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल उसी तरह करना है जिस तरह आप पहली बार कर रहे होते हैं। जब पहला चुनाव आप लड़ रहे होते हैं, उस दौरान आप जिस तरह से कैंपेन कर रहे होते हैं उसी तरह आपको कैंपेनिंग करनी होती है। ये नहीं कि आप बैठ जाएं कि हाँ वोट तो जनता हमें देगी। बिल्कुल। और हालांकि आपने बोला कि यासिर कि आपने जो पार्टी का नाम चेंज किया था उससे भी फर्क पड़ सकता है। हालांकि लोग अब भी BRS के नाम से ही पार्टी को जानते हैं, TRS के नाम से ही पार्टी को जानते हैं। हालांकि क्योंकि जब से आपने ये BRS जो नाम चेंज किया है तब से कुछ ना कुछ लोगों के मन में जो भी है शंकाएं हैं वो पैदा हुई हैं। लेकिन इनका भी कहना सही है कि जो लोकल जो इलेक्शन होते हैं उसमें उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। देखिए तेलंगाना राष्ट्र समिति थी TRS, और फिर आपने भारत राष्ट्र समिति की कि हम जो है नेशनल लेवल पे अब चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद हमने देखा आपने महाराष्ट्र के काफ़ी दौरे किए। चीफ मिनिस्टर उस वक्त थे KCR साहब, उन्होंने महाराष्ट्र के जो तेलंगाना से जुड़े एरियाज़ हैं वहाँ पे जाके खूब रैलियाँ की। आपने भी देखा होगा कि उनका जत्था जब जाता था तो एक अलग माहौल होता था। लेकिन सबसे पहले रीज़न ये है, आम आदमी पार्टी के बारे में भी यही कहा जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी भी उसी दौरान जो है उभरी थी। और TRS भी 2014 में ही जब तेलंगाना अलग हुआ है तो जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया था, KCR ने जिस हिसाब से उस प्रोटेस्ट का नेतृत्व किया था, उस हिसाब से देखा जाए तो जो तेलंगाना समिति तो उसमें तेलंगाना का नाम आ रहा था। लेकिन यहाँ पे आप भारत राष्ट्र समिति कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं तेलंगाना को वहाँ से हटा देना है। भारत राष्ट्र समिति मतलब आप राष्ट्र के जो चुनाव हैं उनमें आप जाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप अपने राज्य को देखिए, राज्य आपका कितना मजबूत है। यही हाल आम आदमी पार्टी का हुआ है। आम आदमी पार्टी ने हर जगह चुनाव लड़ने के बारे में जो है सोचा, और हालांकि देखा जाए तो पंजाब में सरकार बन भी गई। लेकिन रीज़न ये है कि आपने दिल्ली में कितना काम किया है और दिल्ली की जनता आपसे कितनी खुश है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आप पहले अपने यहाँ 10-15 साल रहें, 20 साल रहें, उसके बाद आप और कहीं जाएं। जिस तरह से हम देखते हैं TMC जो है वो बहुत कम जो है इस तरह के चुनाव लड़ती है। 1-2 कैंडिडेट उतार दिए कहीं पे, ठीक है। लेकिन आप जिस तरह से देखा जाए तो आप महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने जा रहे थे, वो तो आप जब तेलंगाना हार गए तो आपने उस इरादे को मुलतवी किया अपना। लेकिन अगर देखा जाए तो आप ने गठबंधन भी किया था, जो गठबंधन था मुझे लगता है JDS से, क्योंकि जब BRS का जो क्या बोलते हैं झंडा था वो जब बाहर आया तो उसमें क्या बोलते हैं जनता दल के जो वो थे वो सामने आए थे। कुमारस्वामी थे वहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी पार्टीज़ के लोग वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप अपने राज्य में कितना काम कर रहे हैं। आप अपने राज्य में पहले अच्छी तरह से पैड बना लीजिए, देन फिर आप जो है इधर उधर जाए। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी या BJP का उतना ज़्यादा
वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं जी। और इनकी नकल अगर आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है जी। और वहीं पर बात करते हैं कि राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी कल यानी कि मंगलवार को एक मामले में जो है लखनऊ कोर्ट में पेश हुए। एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी है और उन पर ये मामला भारतीय सेना के जवानों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज कराया गया था। लेकिन एफआईआर के फेर में फंसे राहुल गांधी अब तक करीब 2 दर्जन केसों में अब तक जो है फंसे हुए हैं और उनको कई केसों में जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन जो कल उनको जमानत मिली है उससे उनके कार्यकर्ता काफ़ी खुश नज़र आए। हमने देखा कि कोर्ट रूम में भी कुछ जो वकील थे उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। आई एम प्राउड ऑफ यू राहुल गांधी, इस तरह के बोल हमने सुने थे वहाँ पर। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि राहुल गांधी ने अपने आप को पूरा चेंज किया है। राहुल गांधी ने अपने आप को चेंज किया, लेकिन राहुल गांधी पार्टी को नहीं चेंज कर पा रहे हैं। अभी पार्टी के नेताओं को चेंज नहीं कर पा रहे। पार्टी के नेताओं को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है कि आप देखिए कि पार्टी के लीडर्स जो हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी एक बड़े लीडर्स की बात अगर की जाए तो शशि थरूर की जो बयान सामने आ रहे हैं, उससे भी यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि शायद ये बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैं बीजेपी में किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं चूंकि एक ऐसी पार्टी में हूं जहां पे आप अपना पॉइंट रख सकते हैं, मतलब बिना डरे हुए। यही चीज़ अगर आप देखिए बीजेपी में तो ये चीज़ें नहीं है। बीजेपी में अगर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री ने कुछ कह दिया है, हालांकि देश के गृह मंत्री जो हैं वो बीजेपी के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन सारी चीज़ें देश के गृह मंत्री देखते हैं। अध्यक्ष जो हैं वो सिर्फ नाम मात्र अध्यक्ष हैं, ठीक है। और फिर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी में एक हायरार्की चलती है कि ये काम ये देख रहे हैं, ये काम ये देख रहे हैं, ये काम ये देख रहे हैं, ये काम ये देख रहे हैं। लेकिन अब उसमें अगर कोई नाराज़ हो रहा है, उसमें अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें राहुल गांधी खुद ही देख रहे हैं, तो ये राहुल गांधी को खुद भी सोचना चाहिए। अभी हम बात करें जिस तरह से कल राहुल गांधी लखनऊ गए, वकीलों ने उन्हें अप्रिशिएट किया। हमने देखा कि जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी 2022 में, उस दौरान उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं राहुल गांधी, जो पुराना राहुल गांधी था उसको मार चुका हूँ, अब मैं एक नए राहुल गांधी की तलाश कर रहा हूँ और मैं नया राहुल गांधी बनना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी या फिर इंदिरा गांधी वाली, नेहरू वाली जो लेगेसी थी वो लेके आगे बढ़ सके। क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले राहुल गांधी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोली गई बीजेपी की तरफ से और एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया पप्पू बनाने के लिए, कितना पैसा खर्च किया गया जी। लेकिन उसके बावजूद आज जो है राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और जो भी मीटिंग होती राहुल गांधी को बुलाया जाता है। और फिर यही आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज़ में जब उनसे राहुल गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कौन राहुल। और आज आप देखिए कि उस राहुल गांधी की वजह से उस देश की जनता जो है वो इतनी जागरूक हो चुकी है और उस राहुल गांधी की वजह से ही आप जो है पूर्ण बहुमत से सत्ता में नहीं आए। आपको 2 बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, एक चंद्रबाबू नायडू, एक नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं अब डर पैदा हो रहा है। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में हमने देखा कि नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था, उनसे जब पूछा गया कि राहुल गांधी को आप किस तरह देखते हैं, तो नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान ये दिया कि उन्होंने कहा कि जब मैं दिल्ली आया तो जो बहुत बड़े लोग थे उनसे जब मैं मिला तो पता चला बहुत छोटे हैं, लेकिन जिनको मैं बहुत छोटा समझता था उनसे जब मिला तो पता चला बहुत बड़े। तो इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, राहुल गांधी की जो शख्सियत है वो कहीं ना कहीं जो है बड़ी होती जा रही धीरे धीरे। और जिस तरह से आप देखिए कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचना, विपक्ष का नेता बनना, कांग्रेस की जो सीटें कभी 40 रह गई थी आज उसको 99 पे लेके आना और इंडिया गठबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। उसी तरह हम अगर तारीफ अखिलेश यादव की ना करें तो वो भी खराब होगा कि अखिलेश यादव ने भी कितनी क्या बोलते हैं मजबूती से मेहनत की और जो लोकसभा चुनाव था उसमें अच्छे खासे 37 MPs लेकर के आया, तो उनका भी योगदान बहुत बड़ा। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में भी हमने देखा कि बहुत सारी रैलीज की गई इंडिया गठबंधन के तहत, लेकिन वहाँ से वो रिजल्ट सामने नहीं आए। राहुल गांधी इस वक्त एक बड़े लीडर बन गए हैं और राहुल गांधी को लोग अगला प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं। अब राहुल गांधी अब अगर सत्ता में आ गए वो तो बनेंगे नहीं बनेंगे उन पर डिपेंड करता है। जिस तरह से हमने देखा कि जब सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही थी तो उन्होंने सीधा इनकार कर दिया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया था और उनके टाइम पे
देश की स्थिति कहाँ से कहाँ पहुँच गई थी। लेकिन अभी 2014 के बाद से हम देख रहे हैं कि देश की जो चीज़ें हैं उन पे एक शाल ढकी हुई है। उस चादर के बाहर जो है कुछ फ़ोटोज़ लगाए गए हैं, जो फ़ोटोज़ बहुत आकर्षक का केंद्र बने हुए हैं, लेकिन जब अंदर झांक के देखेंगे तो आपको खोखली चीज़ें नज़र आएंगी। अब बात करते हैं बिहार के विधानसभा चुनाव की। तो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसकी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और कुछ दिन पहले हमने देखा कि ओवैसी की पार्टी ने आरजेडी को ख़त लिखा था कि हम वो जो है उन्हें गठबंधन में शामिल कर लें। लेकिन अब जो है उनका फैसला आया है महागठबंधन का और उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि हम जो है किसी भी सांप्रदायिक दल के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा और हम किसी को भी शामिल नहीं कर रहे हैं। तो इससे आने वाले दिन में यासिर क्या ओवैसी की पार्टी को वहाँ पर जो लास्ट टाइम उनके जो 5 MLA जीत कर आए थे, इस बार उनकी पार्टी का क्या हाल होने वाला है? कोई जीतेगा या नहीं जीतेगा, या उनकी पार्टी वहीं पर धड़ाम से गिर जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब उन्होंने पहले बात की थी कि हमें गठबंधन में शामिल कर लीजिए, दैन फिर लेटर भेजा उन्होंने। अब लालू और कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि आप गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इससे दो कयास लगा जा रहा है। एक ये कि शायद अकेले चुनाव लड़ें, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है तीसरे मोर्चे की तैयारी करें, क्योंकि ओवैसी ने खुद कहा है कि उनकी पार्टी अब तीसरे मोर्चे की तलाश करेगी और बिहार के सीमांचल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी। ओवैसी की पार्टी ने साफ कर दिया है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि अब एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। साथ ही ये भी कहा गया है कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे और गठबंधन नहीं गठबंधन नहीं चाहता कि गरीबों और दबे कुचले वर्गों पर का कोई नेता उभरे। इसके अलावा ओवैसी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को बैकडोर एनआरसी करार दिया। जिस तरह से बात की गई है कि ओवैसी के बारे में इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो बी टीम है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हर पार्टी कहीं ना कहीं खड़ी होती है चुनाव लड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी भी हर जगह चुनाव लड़ती है। उसने भी ये कहा था कि हम बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि पीके भी सामने आ गए हैं। पीके भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। उनके बहुत सारे वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं दिन रात, और ये भी कहा जाता है कि बहुत सारे हमारे भी जानने वाले हैं जो उनके उसमें काम कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि कभी कभी तो 24-24 घंटे काम करना पड़ जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत हो रही है पीके की तरफ से। अब ये भी देखना है कि ये सारे वोट कट करके कहाँ जाएंगे। और जिस तरह से बात हो रही कि तीसरा मोर्चा जो बनेगा उसमें कौन कौन होगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से एनडीए में शामिल पार्टियां जो हैं, सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू है, वहाँ पे बीजेपी है और चिराग पासवान की पार्टी है, और भी वहाँ की कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को अगर देखा जाए तो अभी वहाँ की जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें जो है सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है, उसके बाद कांग्रेस है, फिर अगर आप ऐड करते हैं जेएमएम को, चूँकि जो झारखंड से सटे हुए जो एरियाज़ हैं, वहाँ की झारखंड के लोग जो हैं जो इधर आके बसे हैं या फिर जो उधर गए हुए हैं, जो सटे हुए इलाके होते हैं, उनमें आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी बड़ी पार्टी नज़र नहीं आती। जिस तरह से चिराग पासवान को हम देखते हैं, चिराग पासवान की पार्टी बड़ी है, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ देखा जाए इंडिया गठबंधन में, तो तीसरी कोई पार्टी इतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही है। तो ये भी देखा जा रहा है कि अब अगर ये तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो ये तीसरा मोर्चा किस हद तक सही होगा और कितना काम करेगा, इसमें कौन कौन सी पार्टियाँ होंगी, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा। क्योंकि अब ये तलाश करें तीसरे मोर्चे की, और उस तीसरे मोर्चे में कौन कौन होगा, कब बनेगा, ये भी कहीं ना कहीं अब अगर बात की गई तीसरे मोर्चे की, ओवैसी ने खुद कहा है कि अब हम तीसरे मोर्चे की तरफ ध्यान दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान हम जो है सीमांचल क्षेत्र में देंगे। तो ये देखना अहम होगा कि सीमांचल क्षेत्र की कुछ पार्टियां जो होंगी, जो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी, वो गठबंधन में शामिल होती हैं कि नहीं तीसरे मोर्चे में, और फिर उसके बाद उसका असर कितना होता है और कितना वोट जो है तेजस्वी यादव का कहा जाए या फिर कांग्रेस का कहा जाए या बीजेपी का या फिर पीके, वो सारे वोट कितने कटते हैं।
हालांकि बिहार में चुनाव है और उससे पहले वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो बहुत सारी सुविधाएं देने की बिहार वासियों से उनसे वादा कर चुके हैं, लेकिन देखना ये है कि वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे या बाकी सरकारों के जैसे ही उनके जो वादे जो हैं वो हवा में धूल हो जाएंगे। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको ख़ास खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।